मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 25। कार्यभार संभालने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया नगर से यरूशलेम गया। वहां उसके सामने प्रधान याजकों और मुख्य यहूदियों ने पौलुस के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया। उन्होंने फेस्तुस से विनती की कि वह विशेष कृपा दृष्टि कर पौलुस को यरूशलेम भेज दें। वास्तव में उनकी योजना मार्ग में घात लगाकर पौलुस की हत्या करने की थी। फेस्तुस ने इसके उत्तर में कहा, पौलुस तो कैसरिया में बंदी है और मैं स्वयं शीघ्र वहां जा रहा हूं। इसलिए आप में से कुछ प्रधान व्यक्ति मेरे साथ वहां चले। यदि पौलुस को वास्तव में दोषी पाया गया तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 8-10 दिन ठहरने के बाद फेस्तुस कैसरिया लौट गया और अगले दिन पौलुस को न्यायालय में लाने की आज्ञा दी। पौलुस के वहां आने पर यरूशलेम से आए यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर अनेक गंभीर आरोपों की बौछार शुरू कर दी, जिन्हें वे स्वयं साबित न कर पाए। अपने बचाव में पौलुस ने कहा, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध किया है और न ही मंदिर या कैसर के विरुद्ध। फिर भी यहूदियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से फेस्तुस ने पौलुस से प्रश्न किया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे इन आरोपों की सुनवाई मेरे सामने यरूशलेम में हो? इस पर पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर के न्यायालय में खड़ा हूं। ठीक यही है कि मेरी सुनवाई यहीं हो। मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है, यह तो आपको भी भली भांति मालूम है। यदि मैं अपराधी ही हूं और यदि मैंने मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध किया ही है तो मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है। किंतु यदि इन यहूदियों द्वारा मुझ पर लगाए आरोप सच नहीं है तो किसी को यह अधिकार नहीं कि वह मुझे इनके हाथों में सौंपे। यहां मैं अपनी सुनवाई की याचिका कैसर के न्यायालय में भेज रहा हूं। अपनी महासभा से विचार विमर्श के बाद फेस्तुस ने घोषणा की, ठीक है, तुमने कैसर से सुनवाई की विनती की है तो तुम्हें कैसर के पास ही भेजा जाएगा। कुछ समय बाद राजा अग्रिप्पा तथा बैरनीके फेस्तुस से भेंट करने कैसरिया नगर आए। वे वहां बहुत समय तक ठहरे। फेस्तुस ने राजा को पौलुस के विषय में इस प्रकार बताया, फेस्तुस एक बंदी को यहां छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम गया हुआ था, वहां प्रधान याजकों तथा यहूदी प्राचीनों ने उस पर आरोप लगाए थे। उन्होंने उसे मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की। मैंने उनके सामने रोमी शासन की नीति स्पष्ट करते हुए उनसे कहा कि इस नीति के अंतर्गत दोषी और दोष लगाने वालों के आमने सामने सवाल जवाब किए बिना तथा दोषी को अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिए बिना दंड देना सही नहीं है। इसलिए उनके यहां इकट्ठा होते ही मैंने बिना देर किए दूसरे ही दिन इस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की आज्ञा दी। जब आरोपी खड़े हुए, उन्होंने उस पर सवाल जवाब शुरू कर दिए, किंतु मेरे अनुमान के विपरीत ये आरोप उन अपराधों के नहीं थे जिनकी मुझे आशा थी। ये उनके पारंपरिक मतभेद थे जिनका संबंध मात्र उनके विश्वास से तथा यीशु नामक किसी मृत व्यक्ति से था, जो इस बंदी पौलुस के अनुसार जीवित है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस प्रकार के विषय का पता कैसे किया जाए। इसलिए मैंने ये जानना चाहा, क्या वह यरूशलेम में मुकदमा चलाए जाने के लिए राजी हैं। किंतु
पौलुस की इस विनती पर कि सम्राट के निर्णय तक उसे कारावास में रखा जाए, मैंने उसे कायसर के पास भेजे जाने तक बंदी बनाए रखने की आज्ञा दी है। राजा अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं स्वयं उसका बचाव सुनना चाहूंगा। फेस्तुस ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, कल ही सुन लीजिएगा। अगले दिन जब राजा अग्रिप्पा और बैरनीके ने औपचारिक धूमधाम के साथ सभागृह में प्रवेश किया, उनके साथ सेनापति और गणमान्य नागरिक भी थे। फेस्तुस की आज्ञा पर पौलुस को वहां लाया गया। फेस्तुस ने कहना शुरू किया, महाराज अग्रिप्पा तथा उपस्थित सज्जनों, इस व्यक्ति को देखिए जिसके विषय में सारे यहूदी समाज ने यरूशलेम और यहां कैसरिया में मेरे न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है। ये लोग चिल्ला चिल्लाकर यह कह रहे हैं कि अब उसे एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है, किंतु अपनी जांच में मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाए। और अब जब उसने स्वयं सम्राट के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की है, मैंने उसे रोम भेज देने का निश्चय किया है। फिर भी उसके विषय में मेरे पास कुछ भी तय नहीं है जिसे लिखकर महाराजाधिराज की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। यही कारण है कि मैंने उसे आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, विशेष रूप से महाराज अग्रिप्पा आपके सामने, जिससे कि सारी जांच पूरी होने पर मुझे लिखने के लिए कुछ सबूत मिल जाएं, जो सम्राट की सेवा में प्रस्तुत किए जा सकें, क्योंकि मेरे लिए ये गलत है कि किसी भी दोषी को उसके आरोपों के वर्णन के बिना आगे भेजा जाए।